मूवी की शुरुआत में हम दो जाबाजों को देखते हैं जिन्होंने ज़ॉम्बीज़ जैसा हुलिया बनाकर उनके बीच चलना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ठीक 1.5 मिनट बाद आसमान पर छाए काले बादल बरसने लगते हैं और बारिश के पानी ने उनके हुलिये को बिगाड़ दिया, जिस वजह से सारे खौंखार ज़ॉम्बीज़ उन्हें झट से पहचान लेते हैं। अपनी मौत को देख उन दोनों ने फौरन दौड़ लगा दी, लेकिन ज़ॉम्बीज़ को चकमा देना बहुत मुश्किल था। वो दोनों सभी ज़ॉम्बीज़ को एक गेट के बाहर लॉक कर देते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ ने अपनी ताकत से उस गेट को भी तोड़ दिया। खुशकिस्मती से उन दोनों को वहाँ एक आरवी मिल जाती है, जिसमें बैठकर वक्त रहते उन दोनों ने अपनी जान बचा ली। दरअसल ये दोनों अपनी जान पे खेलकर बाकी के ग्रुप को बचाने निकले थे, जो बिल्डिंग में ज़ॉम्बीज़ से घिरे हुए थे। उनकी ग्रुप में मौजूद मरल नाम के एक साइको ने कुछ घंटे पहले ज़ॉम्बीज़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जिस कारण से सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला गया। जब बाकी लोगों ने मरल को रोकना चाहा, तो मरल उन पर भी हमला कर देता है। न चाहते हुए रिक को मरल पर हथकड़ी लगानी पड़ी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मरल की वजह से पूरे ग्रुप की जान जाए। दरअसल ये सभी ग्रुप वाले खाना और दवाइयां लेने के लिए जंगलों में मौजूद अपने बाकी के लोगों को छोड़कर शहर में आए थे, लेकिन मरल की बेवकूफी की वजह से सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से रिक और ग्लेन ने अपनी जान पर खेलकर सभी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान बिल्डिंग से दूर किया। पीछे से रिक बिल्डिंग के दूसरे दरवाजे से सबको अपनी आरवी में बिठाता है, लेकिन जब उन्होंने मरल को देखा तो मरल वहाँ पर मौजूद नहीं था। दरअसल टी डॉग नाम का एक मोटा आदमी, जिसे मरल ने पहले बहुत ज्यादा मारा था, रिक ने हथकड़ी की चाबी उसे दे दी थी। टी डॉग मरल को बचाने गया, लेकिन पांव फिसलने की वजह से टी डॉग के हाथ से चाबी छूटकर ड्रेनेज पाइप के अंदर गिर जाती है। मरल को टी डॉग पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन टी डॉग मरल के लिए अब अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो जाते जाते मरल पर एक एहसान कर देता है। उसने सीढ़ियों के दरवाजे को लॉक कर दिया और खुद बाकी सबके साथ आरवी में आकर बैठ जाता है। यहाँ रिक अपने ग्रुप के लिए जान को खतरे में डाल रहा था, तो तभी पीछे ग्रुप में मौजूद रिक की पत्नी लोरी रिक के बेस्ट फ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रही होती है। दरअसल रिक और बाकी ग्रुप वालों को शहर गए 3 दिन हो चुके हैं। उन्हें लगा शायद रिक और बाकी सब मारे गए, पर तभी रिक बाकी सभी ग्रुप वालों के साथ पहाड़ों पर आ जाता है। वो अपनी पत्नी को देख बहुत ज्यादा खुश था। रिक का एक बेटा भी था, जिसका नाम है कार्ल, लेकिन शेन और लोरी रिक के आने पर ज्यादा खुश नहीं थे, मानो जैसे वो रिक को पसंद नहीं करते। खैर, हम देखते हैं मर्ल को, जो अभी भी बिल्डिंग की छत पर बंधा हुआ था। इतने में वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी पहुंच जाते हैं। मर्ल को अब अपनी मौत नजर आ रही थी, लेकिन तभी वो सीन भी कट हो गया। जैसे ही रात होती है तो पूरे ग्रुप वाले ये डिस्कस करते हैं कि आगे उन्हें कितना खाना और चाहिए, मगर शेन सिर्फ और सिर्फ रिक के बारे में ही सोच रहा था, मानो जैसे वो रिक को जान से मारना चाहता हो। लेकिन रिक शेन को अपना जिगरी यार मानता है और शेन भी रिक के सामने उसका बेस्ट फ्रेंड होने की एक्टिंग करता है। जब रात हुई तो हमने देखा रिक और लोरी को, जो टेंट के अंदर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन दोनों की आवाजें बाहर तक आ रही होती हैं, जिसे दूर बैठा हुआ शेन भी बड़े गुस्से से सुन रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। जब सुबह हुई तो सभी ग्रुप वाले जरूरत का काम करने लगते हैं। अचानक से उन्हें जंगल में से एक ज़ॉम्बी की आवाज आती है। सभी ग्रुप वाले अपने अपने हथियारों को लेकर आवाज का पीछा करते करते जंगल में आ जाते हैं। वहाँ पर एक ज़ॉम्बी जिंदा हिरन को खा रहा था। ग्रुप वालों ने बिना वक्त जाया किए उस ज़ॉम्बी पर चारों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया। इतने में वहाँ पर डेरिल भी आ जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि मर्ल का सगा भाई था। डेरिल की ओर देख रिक और बाकी ग्रुप वाले टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन वह डेरिल को अभी कुछ नहीं बता दे। जब डेरिल बाकी सभी लोगों के पास ग्रुप में आता है तो वह अपने भाई को आवाज लगाने लगा। पीछे से रिक ने कहा, तुम्हारे भाई को हमने शहर में ही बिल्डिंग पर हथकड़ी लगाकर छोड़ दिया। ये सुनकर डेरिल के तो मानो तोते उड़ गए। डेरिल रिक पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन तभी शेन ने डेरिल पर अटैक कर दिया और उन दोनों ने किसी तरह डेरिल को शांत करके बोला, फिक्र मत करो, हम वापस जाकर उसे जरूर बचाएंगे। ये सुनकर डेरिल को जरा सुकून मिलता है। इतना ही था कि रिक अपने साथ ग्लैन, डेरिल और टी डॉग को लेकर शहर की ओर निकलने लगा। शेन ने कहा, तुम्हें मर्ल को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रिक दिल का बहुत साफ था। वो किसी को भी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सकता था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे ही शहर की ओर निकल गए। वो आहिस्ता आहिस्ता करके उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इस मर्तबा वो ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते हुए पीछे वाले रास्ते से जाने लगे। बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए और वो जैसे ही छत पर पहुंचे तो वहाँ पर पहले से ही टीडो की लगाई हुई चेन मौजूद थी, मगर दरवाजा खोलकर आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ मर्ल तो मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर था तो सिर्फ मर्ल का कटा हुआ हाथ। मर्ल ने अपना हाथ काटा और अपने आप को फ्री कर लिया, या हो सकता है कि मर्ल को ज़ॉम्बीज़ चीर फाड़ करके खा गए। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रुप का सीन, जहाँ माइकल नाम का आदमी अपनी बीवी पर रोब जमा रहा था। तभी एंड्रिया नाम की औरत माइकल की पत्नी केरल को बोलती है, तुम्हें माइकल से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन केरल ने बोला, प्लीज एंड्रिया, तुम हमारे बीच मत आओ। लेकिन माइकल भी एकदम मर्ल की तरह सनकी था। ये सब कुछ दूर खड़ा हुआ शेन भी देख रहा होता है, इसलिए जैसे ही एंड्रिया ने माइकल को दफा हो जाने का कहा तो माइकल
उन पर हमला कर देता है। इतने में पीछे से शेन आया और माइकल को नीचे गिराकर उस पर घूंसों की बारिश करने लगता है। मारते मारते उसने माइकल को अधमरा कर दिया। दरअसल शेन को सारा का सारा गुस्सा तो रिक पर था जो माइकल पर निकला, लेकिन आखिरकार उसने माइकल को छोड़ दिया और वहां से चला गया। यहाँ हम देखते हैं डेरिल को, जिसने एक रुमाल में अपने भाई का बाकी बचा हुआ हाथ रखा और उसे ग्लेन के बैग में डाल देता है। लेकिन डेरिल अपने भाई की तरह संखी बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने भाई से प्यार तो करता था, लेकिन वो भी ग्रुप वालों की सेफ्टी चाहता था, इसलिए वो इस सिचुएशन को ज्यादा गंभीर नहीं बनाता। वो सब लोग फिलहाल शहर में ही रुकने का प्लान बनाते हैं क्योंकि जल्द ही रात हो जाएगी। सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कैंप के अंदर रात का सीन, जहाँ सब लोग आग के इर्द गिर्द बैठकर खाने को एंजॉय कर रहे थे। इतने में माइकल जैसे ही अपने टेंट से बाहर आया तो उसके सामने एक खूंखार जोम्बी खड़ा था जो पलक छपकते ही उस पर टूट पड़ा। पीछे से बाकी सब जोम्बीज भी आकर उसे चीर फाड़ करके मार डालते हैं। यहाँ बाकी के लोग इस बात से बेखबर थे। तभी एंड्रिया की बहन एमी जैसे ही वैन में से कैचअप लेने जाती है तो एक जोम्बी ने उस पर भी हमला कर दिया। वो एमी की बाजू को काट लेता है, जिस कारण एमी ने जोर से चिल्ला दिया। ग्रुप वाले फौरन अलर्ट हो गए। शेन और बाकी सभी लोग अपनी अपनी गन को लेकर जोम्बीज का सामना करने लगे, लेकिन जोम्बीज की तादाद हद से ज्यादा थी। यहाँ हम देखते हैं रिक और बाकी सभी लोगों को, जिन्होंने शहर में ही अपना फैसला बदल लिया था और रात होने पर वो शहर में नहीं बल्कि कैंप की ओर आने लगते हैं। उन्हें दूर से ही कैंप से आने वाली गोलियों की आवाजें आने लगी। वो बिना वक्त जाया किए कैंप की ओर भागने लगे। यहाँ जोम्बीज ने कैंप के तकरीबन 12 लोगों को जान से मार दिया था। एंड्रिया ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो जाती है। जोम्बीज आहिस्ता आहिस्ता करके चारों तरफ से कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में रिक और बाकी सभी लोग भी वहाँ पहुँच गए, जिनके पास रास्ते में मिली हुई गन भी होती है। वो एक एक करके सभी जोम्बीज को जान से मार डालते हैं और किसी तरह करके हालातों को काबू में करने लगे। सभी लोगों ने मरने वाले लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया और वो दहशत से भरी हुई रात खत्म हो जाती है। जैसे ही सुबह हुई तो सभी ग्रुप वाले ये जगह छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब ये पहाड़ भी उनके लिए सेफ नहीं थे। वो सब निकलने ही वाले थे कि उन्होंने देखा एंड्रिया को, जो अभी भी पिछले 13 घंटों से अपनी बहन के पास बुत बनकर बैठी थी। रिक उसे सहारा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो एंड्रिया ने उस पर गन पॉइंट कर दी, इसलिए रिक कुछ कहे बिना ही दूर चला जाता है। यहाँ डेरिल, जिसने अभी अभी अपने भाई को खोया था, वो बिना शोक मनाए ग्रुप की मदद करने लगता है। इतने में हम देखते हैं डेविड नाम के आदमी को, जिसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर फिर भी वो किसी को बिना बताए लगातार काम ही किए जा रहा होता है। जब वो लीना नाम की औरत के पास आया तो लीना को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती, इसलिए वो बाकी सभी ग्रुप वालों को डेविड के बारे में बता देती है। बिना वक्त जाया कि ये सभी ग्रुप वाले डेविड को पकड़ लेते हैं और जब डेरिल ने उसकी शर्ट ऊपर की तो हमें पता चला कि डेविड को जॉम्बी ने काटा हुआ है और वो जल्द ही जॉम्बी में बदल जाएगा। इसलिए सभी ग्रुप वाले ये फैसला करते हैं कि उनको डेविड को अपने साथ ले जाना चाहिए या नहीं। रिक ने कहा, हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, मगर शेन इस बात पर राजी नहीं था। शेन कहता है, मानो या ना मानो, अब डेविड एक जॉम्बी है, उसका हमसे दूर चले जाना ही बेहतर होगा। लेकिन डेरिल और रिक कहते हैं कि जब तक वो जॉम्बी नहीं बनता तब तक हम उसे अपने साथ रखेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। यहाँ बेचारा डेविड बहुत दर्द में था, जिस कारण से सबको डेविड पर बहुत ज्यादा तरस आता है और वो डेविड को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं। इधर हम देखते हैं डेरिल को, जो ग्रुप में सबसे बूढ़ा था। पूरे ग्रुप वाले डेरिल की हर एक बात मानते थे। वो एंड्रिया के पास आया और उसे समझाता है, देखो बेटी, अब कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं, इसलिए अपनी बहन को संतुष्टि देने के लिए उसे जला दो। इतना कहकर डेल जैसे ही वहाँ से दूर गया तो पीछे से एमी ने अपनी आंखें खोल ली। एंड्रिया को लगा शायद एमी अभी भी जिंदा है, लेकिन असलियत में एमी अब एक जॉम्बी बन चुकी थी। सभी ग्रुप वाले ये देख बहुत डर गए, लेकिन अब एंड्रिया ना चाहते हुए भी अपनी बहन एमी को गन से शूट कर देती है, जिससे एमी फाइनली मारी गई। सभी लोगों ने डेड बॉडीज को इकट्ठा किया और उन्हें एक जगह पर दफना के अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकलने लगे। यहाँ हम देखते हैं डेविड को, जिसे लगातार जॉम्बीज के खतरनाक विजन्स आ रहे थे, क्योंकि अब वो भी जॉम्बी बनने वाला है। रिक डेविड के पास आता है। रिक ने कहा, तुम अगर चाहते हो कि हम रुक जाएं तो हम रुक जाएंगे, अगर चाहते हो कि हम अपना सफर जारी रखें तो हम ऐसा ही करेंगे। डेविड ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम लोग अपनी फिक्र करो, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी मायूस हो जाते हैं और सभी लोग पहाड़ों को छोड़कर किसी नई लोकेशन पर जाने लगे। चलते चलते उन्हें 3 दिन बीत जाते हैं और अब फाइनली डेविड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसका रंग पीला पड़ रहा था और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, साथ ही साथ उसका शरीर तप रहा था। सभी लोग डेविड के कहने पर उसे एक दरख्त के पास लाकर बिठा देते हैं, क्योंकि डेविड से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। हर एक आदमी ने डेविड से आकर माफी मांगी और फाइनली वो डेविड को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन, जहां 6 दिन के लंबे सफर के बाद रिक और बाकी सभी लोग CDC नाम की एक इंटरनेशनल फैसिलिटी में पहुंच गए, जहां इस वायरस के बारे में रिसर्च की जा रही थी। उनको लगता था कि शायद यहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हों, इसलिए सब लोग आहिस्ता
आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डिंग के पास जाने लगे, लेकिन बिल्डिंग के चारों तरफ जॉम्बीज की लाशें थीं। किसी को नहीं पता था आखिर इन जॉम्बीज को इतनी बेरहमी से किसने मारा। उन लाशों में से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है, लेकिन अपने आप पर काबू रखते हुए वो सब मेन गेट के बाहर आ जाते हैं। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ मजबूती से लॉक्ड था। इतना कम नहीं होता कि पीछे से बचे हुए जॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगे। सब लोग पैनिक कर जाते हैं कि तभी रिक की नजर गेट के ऊपर लगे हुए कैमरे पर जाती है। रिक कहता है, हम इन्फेक्टेड नहीं हैं, प्लीज हमें अंदर ले लो। यहाँ अंदर डॉक्टर जेनर नाम का आदमी पहले से उन्हें देख रहा था, लेकिन वो किसी भी अजनबी को बिल्डिंग के अंदर नहीं लाना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता करके जॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेरने लगते हैं। शेन ने रिक को पकड़ा और उसे धक्का देकर वापस चलने का कहने लगता है, लेकिन रिक लगातार कैमरे की तरफ देकर चिल्ला रहा था। रिक कहता है, जरा सी रहम दिल्ली दिखाओ और हमें अंदर आने दो। जैसे ही रिक पीछे मुड़ा तो डॉक्टर जेनर ने अंदर का दरवाजा खोल दिया। जॉम्बीज उन पर झपटा मारते इससे पहले वो सब अंदर आ गए। बिल्डिंग में कहीं भी कोई जॉम्बी नजर नहीं आ रहा था। इतने में डॉक्टर जेनर अपनी गन लेकर बाहर आता है। डॉक्टर ने बोला, यहाँ ना तो खाना है ना तो पानी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौत का राज है। बिजली भी कुछ देर तक खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। मगर रिक सिर्फ 3 दिनों के लिए यहाँ रुकने का कहता है। डॉक्टर इस चीज पर मान भी गया। वो सबको अंदर लाता है और उन्हें अपनी रिसर्च के बारे में बताने लगा। डॉक्टर ने बोला, मैं पहला आदमी था जिसने गलती से यह वायरस बनाया। मुझे लगा शायद मैं इसका एंटीडोट बना सकता हूँ। सबसे पहला जॉम्बी और कोई नहीं, मेरी पत्नी ही थी। मैंने उसे भी जान से मार डाला, लेकिन पता नहीं ये वायरस मेरे बेटे में किस तरह आया, जिस कारण से आहिस्ता आहिस्ता करके ये पूरी दुनिया में फैल गया और अब इसका ना तो कोई एंटीडोट है और ना हम इससे भाग सकते हैं। तभी डॉक्टर जेनर ने सबका चेकअप किया, ब्लड सैंपल्स इकट्ठा किए और उन्हें बेहतरीन खाना देता है। डॉक्टर ने बोला, वैसे भी 3 दिन तक सब कुछ खत्म हो ही जाने वाला था, इसलिए तुम लोग एंजॉय करो। पूरे ग्रुप वालों ने एक लंबे अरसे के बाद इतना लजीज खाना खाया है, इसलिए सब लोग ये भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया कितनी जालिम हो चुकी है। मगर डॉक्टर को अभी भी आने वाले दिन की चिंता थी। तभी डॉक्टर उन सबको कहता है, जल्दी से नहा लो और साफ सुथरे कपड़े पहनकर सुकून से अपनी नींद पूरी करो। सब लोग ठीक वैसा ही करते हैं। सुबह हुई तो सब लोग नाश्ता करने के बाद डॉक्टर जेनर के पास इकट्ठा हो गए, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर उनको यहाँ से चले जाने का कहता है। डॉक्टर ने कहा, मैंने तुम्हें 1 रात के लिए शेल्टर दिया, इसलिए अब प्लीज यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो लोग नहीं मानते, इसलिए डॉक्टर उन्हें एक भी मौका दिए बिना ही पूरी बिल्डिंग को लॉक कर देता है। डॉक्टर ने बोला, अब तुम लोग मेरे साथ ही यहाँ पर मर जाओगे। 30 मिनट का टाइमर शुरू हो चुका है। 30 मिनट बाद इस बिल्डिंग में हर तरफ आग लग जाएगी और हम सब लोग जलकर राख हो जाएंगे। यह चीज देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह मरना नहीं चाहते थे। रिक एक कुल्हाड़ी की मदद से लोहे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजे पर एक खरोंच तक नहीं आई। इतने में डॉक्टर जेनर अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करने लगता है। तभी डेरल को उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन सब लोगों ने डेरल को जेनर पर हमला करने से रोक लिया, क्योंकि जेनर ही था जो उन्हें बाहर निकाल सकता है। सभी लोग बहुत ज्यादा दहशत में थे और कहीं न कहीं वो अपनी मौत को स्वीकार कर भी लेते हैं। लेकिन इतने में रिक डॉक्टर जेनर के पास आया। रिक ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी और बेटे का अफसोस है, लेकिन देखो मेरी भी एक पत्नी और एक बेटा है, इसलिए प्लीज हमें जाने दो। डॉक्टर ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, मैं ये दरवाजे खोल देता हूँ, लेकिन बाहर का दरवाजा मैं नहीं खोलूंगा, वो तुम्हें खुद ही तोड़कर जाना होगा, क्योंकि वो अगर एक मर्तबा लॉक हो जाए तो उसे मैं भी नहीं खोल सकता। इतना कहकर उसने बाहर का दरवाजा खोल दिया। सभी लोग जेनर का शुक्रिया अदा करते हैं और वहाँ से भाग गए। लेकिन लीना नाम की औरत जेनर के साथ ही रुकना चाहती थी, क्योंकि अब वो भाग भाग कर थक चुकी है। उसे जॉम्बीज के हाथों चीर फाड़ नहीं करवानी, इसलिए वो यहीं पर जलकर मरना चाहती है। जैसे ही रिक वहाँ से निकलने वाला था कि तभी डॉक्टर जेनर रिक के कान में कुछ कहता है। डॉक्टर ने बोला, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम सारे जॉम्बीज हैं। ये बात तुम्हें अब समझ नहीं आएगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तुम अपनी आंखों से देखोगे, इन्फेक्शन हमारे अंदर ही कहीं है। ये बात बिल्कुल सच थी। जब सभी लोग वहाँ से बाहर जाने लगे तो हमने देखा एंड्रिया को, जो अपनी बहन का गम मनाने के लिए वहीं पर रुक जाती है। डेल ने उसे मनाने की कोशिश की। डेल ने कहा, तुम सब लोग जाओ, मैं एंड्रिया को लेकर आता हूँ। वह एंड्रिया के पास आया, लेकिन एंड्रिया बाहर जाने के लिए राजी नहीं थी। बाहर आते ही शेन और डेल ने कुल्हाड़ियों से शीशा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन 3 मिनट बचे होने के कारण वह शीशे को तोड़ नहीं सकते थे। इसलिए शेन ने एक शॉटगन से शीशे पर फायर कर दिए, लेकिन शीशा बुलेट प्रूफ होने के कारण बिल्कुल भी नहीं टूटता। तभी कार्ल ने रिक को अपने बैग में से एक हैंड ग्रेनेड दे दिया, जिस वजह से रिक बिना वक्त जाए कि ये उस हैंड ग्रेनेड को शीशे के पास रख देता है और हैंड ग्रेनेड के ब्लास्ट से शीशा टूट भी गया। यहाँ हम देखते हैं डेल को। एंड्रिया को लाख मनाने के बावजूद भी उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए राजी ना कर पाया, इसलिए डेल कहते हैं, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं भी यहाँ रहूंगा। यह देखकर अब तो एंड्रिया को भी डर लगने लगता है। जब सभी लोग बाहर निकलकर अपने रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे कि तभी डेल और एंड्रिया फैसिलिटी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। यहाँ डॉक्टर जेनर और लीना दोनों उन्हें देख रहे थे। वक्त रहते डेल और एंड्रिया बाकी सभी लोगों के पास पहुंच गए और जैसे ही टाइमर खत्म हुआ तो बिल्डिंग में चारों
तरफ आग लग जाती है। बहुत बड़ा धमाका हुआ जिस कारण से वो पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो गई। सभी लोग अपनी जान को बचाकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे और किसी नए लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। इसी के साथ वॉकिंग डेड का पहला सीजन यहीं खत्म होता है। शुक्रिया दोस्तों।